बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकेडमिक्स वर्ल्ड की तरफ से आप सब नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारी ये वीडियो उर्दू में रिकॉर्ड होने जा रही है क्योंकि इसका मकसद हमारे कुछ नाज़रीन की तरफ से एक डिमांड थी कि काइंडली एसएलओ पे कोई वीडियो बनाई जाए, उसका क्राइटेरिया हमें समझाया जाए। एक्चुअली एसएलओ एक फेडरल बोर्ड की तरफ से क्राइटेरिया मेंशन किया गया है जिसकी बेस पे अब जो आने वाले एग्ज़ामिनेशंस होंगे, चाहे वो 9th के हैं, मैट्रिक के हैं, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के, वो इसी बेस पे होंगे। तो इसके लिए हमें कुछ की पॉइंट्स को देखना होगा कि अगर हम इन की पॉइंट्स को समझ जाएं तो हमें ईच एंड एवरीथिंग हम सबको वाज़ेह हो जाएगी। इसलिए काइंडली आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे को प्रेस करें, और उसके बाद इस वीडियो को डिटेल जो वीडियो होगी ये 5 से 7 मिनट के दरमियान ये वीडियो होगी और इसको आपने काइंडली गौर से देखना है और इसमें ईच एंड एवरीथिंग मेंशन की जाएगी। सबसे पहले हम वीडियो की तरफ आते हैं और अपने पॉइंट्स जो हमने मेंशन किए हैं इनको हमने देखना है कि सबसे पहले जो है यहाँ पे कि एसएलओ मीनिंग्स, सेकंड वन द करिकुलम एंड द थर्ड वन दैट इज़ पेपर सॉल्विंग मेथड। ये 3 चीज़ें हैं जो हमें इसको समझनी है। तो हम आते हैं सबसे पहले एसएलओ पे कि व्हाट इज़ मेंट बाय एसएलओ। याद रखना एसएलओ इज़ नथिंग एल्स, कि ये कुछ मतलब न्यू नहीं है। अगर आप इसको ज़रा सा इस नाम से हट के देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ एक जनरल आइडिया पाया जाता है कि फेडरल बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं वो बनिस्बत दूसरे बोर्ड्स के, जैसे रावलपिंडी बोर्ड हो गया या लाइक गुजरांवाला बोर्ड हो गया, लाहौर बोर्ड हो गया, या किसी और के मतलब रीजन के बोर्ड जो जितने भी हैं उनसे ज़रा सा हट के होते हैं। वो किस अंदाज़ में कि आपको इल्म है कि उन पेपर्स में और इन पेपर्स में थोड़ी सी लाइक डिफरेंस जो उसमें आता है वो ये है कि जो फेडरल बोर्ड के पेपर होते हैं ये नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स के जहनों में भी होता है और हमारे टीचर हजरात भी यही कहते हैं कि दैट वाज ऑन कंसेप्चुअल बेस, कि ये कंसेप्ट पे होते हैं, कि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, कि जिसमें आपको जो रट्टाइज़म है कि जैसे कि नॉर्मली ये एक हमारे यहाँ एक ये रुझान पाया जाता है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ किया जाता है कि आप जो बुक्स में जो चीज़ें मेंशन हैं आप उन्हीं को याद करें, आप उन्हीं के मुताबिक लाइक टू द पॉइंट आपने वो चीज़ें याद करनी है। आपने उसका जो जितना भी जवाब मेंशन है या जो आंसर है हमारे जो टेक्स्ट बुक्स में है, हमारे जो की बुक्स हैं उनमें है, हमने वही ए टू ज़ी लिखना है। और इवन कि हमारे जो टीचर्स हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जो बच्चा जिस चीज़ को मतलब वो जो क्वेश्चन है उसके रेलिवेंट आंसर जो उसकी बुक में मेंशन है उसके मुताबिक लिखेगा, उसको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। हालांकि लाइक फेडरल बोर्ड में ये पहले से भी एक रुझान था, एक ये चीज़ वाजे की गई थी कि फेडरल बोर्ड में ज़्यादातर कंसेप्ट बेस पे चेकिंग होती है और कंसेप्ट बेस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। बस उसी चीज़ को उन्होंने यहाँ पे एक नाम दिया गया और उस नाम का मतलब भी यही है कि SLO मीन स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। देखें 3 चीज़ें यहाँ पे हैं कि स्टूडेंट ने जो लर्न किया है उसका आउटकम क्या है, कि मतलब अगर स्टूडेंट ने जो मतलब अपने एक दौरानिया जो है ड्यूरेशन जो है उसमें उसने जो कुछ भी पढ़ा है उसका आउटकम क्या है। आउटकम का मतलब क्या है कि उसने उसमें से कौन कौन सी चीज़ों को याद किया और किन किन चीज़ों को समझा है। असल में यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा फोकियत दी गई है। अब क्वेश्चन आता है कि इस अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, कि यहाँ पे हम तो चीज़ें याद भी करते हैं, हम पढ़ते भी हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अब ये अंडरस्टैंडिंग का जो क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया जिसको ज़्यादातर फोकियत दी गई उसका मतलब क्या है यहाँ। तो याद रखिएगा, जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो या कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन नॉर्मली 3 कैटेगरीज में होता है। क्वेश्चन नॉर्मली 3 कैटेगरीज में होता है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। पहली कैटेगरी में हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट और व्हेन का, कि क्या और कब। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान कब बना,
तो इट मीन्स कि ये हमारी पहली कैटेगरी है कि जिसमें हमने कहा कि पाकिस्तान कब बना। अब उसमें हमें पता है कि हमारी बुक्स में जो मेंशन है कि पाकिस्तान कब मार्ज़ वजूद में आया, कब बना, या पाकिस्तान को किसने बनाया, तो ये सारी चीज़ें हमें बुक से अवेलेबल हैं। बुक में हमें ये सब चीज़ें मिल जाती हैं और उसको हमने A to Z वही चीज़ें लिखनी होती हैं। और ज़्यादातर हम पहले भी इस चीज़ को ज़्यादातर हमने फोकियत दी है, इसकी परसेंटेज को हमने ज़्यादा हाई रखा है कि हमें जो व्हाट और व्हेन के या डिफ़ाइन के क्वेश्चंस होते थे हमने उसको A to Z बुक की तरह लिखना होता था। लेकिन अब यहाँ पे जो दूसरा और तीसरा हमारे पास एक कैटेगरी आती हैं, सेकंड एंड थर्ड वन, इसमें हमने देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अगर सेकंड में हम देखें तो यहाँ पे सेकंड में मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। अब यहाँ पे लिखता हूँ वाई और थर्ड में मैं लिखता हूँ हाउ। तो याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगी वो 3 सवालों के आंसर से ही मुकम्मल होगी। कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं ये क्या है, और उसके बाद सेकंड वन आप कहते हैं ये क्यों है, और जो थर्ड वन है वो कहते हैं कि ये कैसे है। तो मतलब कि जब आप 3 चीज़ों का उसको कंपायर करके उसका आंसर देंगे तो तब उसका आंसर एक कंप्लीट आंसर बनेगा। तो यहाँ पे भी जो क्यों की रीजनिंग आती है, तो क्यों जो मतलब है वाई का आंसर जो यहाँ पे है, तो वाई इज़ रिलेटिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपने उसमें से अंडरस्टैंड क्या किया है। जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिया था कि पाकिस्तान कब बना, अब उसका क्यों क्या आएगा कि पाकिस्तान क्यों बना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि पाकिस्तान के बनने की वजूहात क्या हैं, रीजंस। तो ये जो रीजंस हैं ये हमारे किस में आती हैं, अंडरस्टैंडिंग में आती हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे रीजंस का मतलब ये नहीं है कि रीजंस आपने जो एक बुक से पढ़ी तो वही रीजंस होंगी। रीजंस का मतलब ये है कि आपने जो पाकिस्तान बनने का जो अमल था, पाकिस्तान बनने के जो अगराज व मकासद थे, तो आपने उसको किसी भी बुक से पढ़ा। अब वो हर बुक में एक जैसे ही होंगे। अब ये कतई नहीं है कि एक बुक में डिफरेंट लिखे हुए हैं, दूसरे बुक में डिफरेंट हैं। लेकिन अब जब आपका समझने का क्राइटेरिया है शायद कि उसके जो बुक में मेंशन है 100%, तो उसमें से आपने 70 to 80% आपने उसको पिक किया है और उसको अंडरस्टैंड किया है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग जो आपका क्राइटेरिया है 70 to 80%, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर एक्चुअल नॉलेज, कि वही चीज़ आपकी आगे काम आने वाली है SLO में। और थर्ड जो है हाउ का मतलब ये है कि अगर हम इसको नॉर्मली डेली लाइफ में लें तो हाउ का नॉर्मली हम लेते हैं एप्लीकेशंस में, कि इसको कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। कि जो आपने इंफॉर्मेशन ली है, जो आपने एक डाटा इकट्ठा किया है, गैदर्ड किया है, तो उसको हमने कहाँ कहाँ अप्लाई करना है और कैसे कैसे करना है। तो इट मीन्स कि हमें 3 चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया है यहाँ पे SLO में, कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में हमने देखना है कि डिफ़ाइन व्हाट और व्हेन को। लेकिन अब मैं आपको आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे इनकी परसेंटेज क्या है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे आपने पेपर्स को सॉल्व करना है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ केमिस्ट्री से, कि हम जैसे बॉन्डिंग्स के चैप्टर्स हमने पढ़े, बॉन्डिंग में हमने डिफरेंट बॉन्डिंग पढ़ी है, आयोनिक, कोवलेंट, मेटैलिक, और डेटिव बॉन्ड्स के बारे में भी पढ़ा है, जैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम अपने ज़ुबान में कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, दोनों नाम हैं उसके। तो अब उसमें हमने पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड में नॉर्मली हमने क्या कहा था कि कोवलेंट बॉन्डिंग जिनमें होती है वो मॉलिक्यूल्स जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो क्या करते हैं, बैड कंडक्टर हैं, बैड कंडक्टर हैं। और उसमें हमने ये कहा था कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बैड कंडक्टर हैं। लेकिन हमने उसमें कहा था कि एक इसमें एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल ग्रेफाइट जो है ये एक्चुअली कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ये वको पजीर हुआ है, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन ये ग्रेफाइट कंडक्ट करता है। ये ग्रेफाइट क्या करता है,
कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब हमने इसके रीज़न बतानी है। तो आपको पता है कि ये चीज़ अगर आपको ज़रा सा हट के आ जाए कि फॉर एग्जांपल आपने आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ा है, कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ा है, मेटालिक भी पढ़ा है। अब आपने यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग में जैसे ही क्वेश्चन आ गया कि ग्रेफाइट में कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन ग्रेफाइट कंडक्ट क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके लिए आपको रीजनिंग के देखना है। रीजन में आपने जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में आप जिस लाइक स्टूडेंट ने स्ट्रक्चर को देखा होगा या स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा तो उसने इजीली बता देगा कि एक्चुअली ग्रेफाइट भी एज लाइक डायमंड ये क्या करता है कि ये कार्बन कार्बन जो है ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं ग्रेफाइट में। लेकिन आपको पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 मजीद बॉन्ड बनाता है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड बनते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह जाता है और दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अब ये जो डीलोकलाइजेशन है इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आता है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में और ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली घूम रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं जैसे मैंने ये एग्जांपल दी है, तो ये तब भी मुमकिन है कि जब आपने हर एक टॉपिक को कंप्लीट समझा होगा। अगर उसमें कोई क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तो उससे ज़रा सा हट के भी देखना होगा कि आया कि इस क्वेश्चन का मतलब मकसद क्या है, इसका यहाँ पे पूछने का मतलब क्या है। अगर इसको मैं एक ही जुमले में लाइक अंडरस्टैंडिंग बेस को अगर मैं उसको इकट्ठा करके आपको बता दूं तो इसका मतलब है कि आपने क्या करना है कि थिंक डिफरेंट। थिंक डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे लाइक अगर हमारे अगर 100 पर्सन्स हैं तो वो एक ही चीज़ याद कर रहे हैं, लाइक एक ही चीज़ को उन्होंने रट्टा लगाया, एक ही चीज़ को उन्होंने बार बार पढ़ा, वही चीज़ वो लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने उनसे हट के सोचना है कि आया कि मैंने यहाँ पे क्या चीज़ अंडरस्टैंड किया और इसको किस अंदाज में मैं अपने लफ्ज़ों में डिलीवर कर सकता हूँ, तो ये जो डिलीवरिंग प्रोसेस है ये आपको आपके नंबर जो हैं वो गेन करवा सकता है एग्ज़ाम में। तो ये था आपका SLO कि SLO का मतलब क्या है। आई थिंक कि आपको अब समझ आ गई होगी कि SLO का मतलब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, और आउटकम का मतलब ये हकीकत में सब कुछ है कि जैसे कि आउटकम आपने जो चीज़ आपने पढ़ी है समझी है उसका आपने कितना % आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो दैट डिलीवरिंग क्राइटेरिया इज़ एक्चुअली लाइक रिलेट योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वन जो ज़्यादातर क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से आ रहे हैं वो है कि कैरिकुलम क्या होगा। लाइक SLO तो हमें समझ आ गई अब। लाइक सेकंड क्वेश्चन एज आपको भी यही आया होगा आपके जहन में कि ये हम फिर इतना कुछ समझने के लिए हमें कौन सी बुक को फॉलो करना है, वेदर हम कोहार्ट बोर्ड की करें, रावलपिंडी की करें, फेडरल बोर्ड की अपनी बुक्स को करें फॉलो, या किसी और क्राइटेरिया को। तो याद रखिएगा बुक्स में कभी भी कोई चीज़ डिफरेंट नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस आ सकता है लेकिन जो टॉपिक्स होते हैं वो ओवरऑल सब सेम होते हैं। तो इसका लाइक कतन ये मतलब नहीं है कि आपने एक मखसूस बुक को देखना है या एक लाइक डिफरेंट बुक की तरफ जाना है, आपने अपना जो सिलेबस अपना करिकुलम है उसको छोड़ देना है, ये इसका मतलब यहाँ पे हरगिज़ नहीं है। करिकुलम का मतलब यही है कि आपने रेफरेंस बुक्स को देखना है। रेफरेंस बुक आपकी अपनी बुक भी हो सकती है। तो ये जो रेफरेंस बुक का यहाँ पे मैंने लिखा है पॉइंट, ये आपने मद्देनज़र रखना है कि रेफरेंस बुक का मतलब यह है कि अगर आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं ये नहीं है कि वो टॉपिक आपकी जो बुक में गिवन है वही है, या वो टॉपिक जो किसी दूसरे बुक में है तो आपकी बुक में जो है वो उसके अलग है या दूसरे बुक वाला सही है। रेफरेंस बुक का मतलब यही है कि आपने उस टॉपिक को जहाँ से आपके लेवल के मुताबिक नॉलेज मिल रहा है आपने उसको गेन करना है। और रेफरेंस बुक में ये भी आता है आपका इंटरनेट, आपकी ये जो यूट्यूब पे लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं या आपको मिलते हैं किसी भी टॉपिक पे, वो भी आप उसको ईजीली आप उसको एज अ रेफरेंस बुक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपने उसमें से कितना % अंडरस्टैंड किया है। और थर्ड वन कैटेगरी आती है कि आपका पेपर सॉल्विंग मेथड, कि पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या है या उसमें कौन से मेथड्स को हमने अप्लाई करना है, कि किस तरह से हमने अपने नंबर्स को या अपने जो नंबर हैं या आप कहेंगे अपने पेपर्स को अच्छे अंदाज में डिलीवर करना है या आप नंबर गेन करने हैं। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि जो आपने अंडरस्टैंड किया है
उसको किस अंदाज में आपने टाइम को मद्देनज़र रखते हुए डिलीवर करना है। और ये चीज़ आपके लिए तब भी मुमकिन है कि जब आपको किसी एक टॉपिक पे कंप्लीट ग्रिप होगी। क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट क्या करते हैं कि लाइक जैसे हमने भी अपने दौर में देखा था कि रट्टा लगा के और उसमें जब हमने 2 लाइंस लिखी और तीसरी लाइन भूल गई और वहाँ पे सोचना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपने रट्टा को फ़रोग देना है। आपने क्या करना है कि जो आपको याद है, अच्छे अंदाज में है, तो आपने पहले उसका एक स्केच बनाना है माइंड में कि ये चीज़ मैं अब डिलीवर करने जा रहा हूँ, तो कौन सी चीज़ कौन से मौके पे क्या कैसे मैं उसको पेश करूँगा। तो जब आपने एक उसका स्केच बना लेंगे, जैसे आपको पता है कि जब कोई भी एक इंजीनियर जो होता है, अगर उसने एक मकान बनाना है तो उस मकान के पहले उसका एक नक्शा बनाएगा, एक मैप बनाता है। तो वो मैप उसको हेल्पफुल करता है, उसका टाइम जो है वो सेव करता है। तो इसी तरह आपने क्या करना है कि पेपर सॉल्व करते हुए जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपने उसका एक स्ट्रक्चर बनाना है, और उस स्ट्रक्चर के मद्देनज़र रखते हुए, उस मैप को फॉलो करते हुए आपने ईज़िली उस पेपर को सॉल्व भी कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। और ये चीज़ अब यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये फेडरल बोर्ड पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे अगर हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया कि करिकुलम में अगर आप यहाँ पे इनके रेफरेंस बुक में अगर आप जाएं और आगे इनके मॉडल पेपर्स को देखें, तो मॉडल पेपर्स आपने हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लाजमी आपने गो थ्रू करना है। और मॉडल पेपर अगर आप देखें तो मॉडल पेपर में सॉल्यूशन भी गिवन है और क्वेश्चंस क्राइटेरिया भी गिवन है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वहाँ पे भी देखेंगे तो यही चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है। और हर मॉडल पेपर के नीचे आपको ये चीज़ मेंशन हुई मिलेगी कि द पॉलिसी ऑफ द F22 फॉर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो 3 चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, एक है नॉलेज, एक है अंडरस्टैंडिंग और एक है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो 3 चीज़ें यहाँ पे हैं कि एक आप जैसे आप पहले करते थे डिफाइन के व्हाट व्हेन, ये नॉलेज में आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग का मैंने आपको बताया था कि वाई जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्यों, वाई, तो ये क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस है। और एप्लीकेशन में जैसे मैंने कहा कि हाउ, कि कैसे ये इसकी लाइक एप्लीकेशन है, क्या कहाँ कहाँ ये हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो दैट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी पेपर में आपको 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक नॉलेज बेस्ड, जो जिसका यहाँ पे परसेंटेज जो है वो थोड़ी सी कम की गई है, जितनी है 30%। तो 30% आपका पेपर होगा नॉलेज बेस। और यहाँ पे SLO में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस लाया गया है, थोड़ा सा उसको प्रोमिनेंट किया गया है, वो है आपका अंडरस्टैंडिंग बेस, जिसको मैं आपको डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बेस होता क्या है। और उसका क्राइटेरिया 50% रखा गया है, और जब 80% आपका एप्लीकेशन बेस यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे किसी भी पेपर में। तो यहाँ पे है कि द टोटल मार्क्स स्पेसिफाइड फॉर ईच यूनिट कंटेंट इन द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज ओनली रिलेटेड टू दिस मॉडल पेपर। द लेवल ऑफ द डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर इज़ अप्रॉक्सीमेटली एज फॉलोज, लाइक 40% उसमें ईजी होगा। ईजी का मतलब यह है कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो भी ईजी होंगे, नॉलेज बेस्ड होंगे वो भी ईजी होंगे, या एप्लीकेशन बेस्ड वो भी ईजी हो सकते हैं। और 40% मॉडरेट होगा और 20% डिफ़िकल्ट होगा। अब ये सब कुछ जो तमहीद बांधी गई है, ये जो क्राइटेरिया सेट किया गया है, ये सारा क्यों किया गया है? आपको पता है कि अब आजकल लाइक एक पिछले अरसे में जैसे 2019 से ऑनवर्ड जो कोविड की कंडीशन आई और उसमें लाइक मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 1000 प्लस 1100 मार्क्स भी लिए। तो अब उसमें आपको पता है कि जब हम आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे जो आगे अगर हमारे 1 सीट है या 2 सीट्स हैं तो वहाँ पे आपको कैंडिडेट्स 20 से 30 मिलेंगे। और हर एक के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स के लाइक एग्ज़ामिनेशन बेस पे अगर हम उनके देखें तो उनकी डिग्रीज़ के जो नंबर्स जो मार्क्स हैं वो सब के इक्वल हैं, किसी के 1000 हैं, किसी के 1100 हैं, किसी के मतलब 1050 हैं। तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा है और कंपटीशन बेस में हम उनको लाइक चेक नहीं कर सकते कि आया कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो मोर सूटेबल है इस जॉब के लिए। तो ये जो अब क्राइटेरिया सेट किया गया है तो इसमें हर स्टूडेंट के पास ये अप्रोच आ गई है कि वो अपने आप को इस फील्ड में लेके आए, अपने आप को मतलब अपने नॉलेज को इस अंदाज में पेश करे कि वो मैक्सिमम नंबर हासिल कर सके। अब इसमें इस रूल को लाइक ये जो एक
नॉर्मली हम लोगों में पाया जाता था कि जो मतलब ख़ास करके कि वो बंदा बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ता है, वो बहुत ज़्यादा लाइक है, वो बहुत ज़्यादा रट्टा लगा रहा है और वही नंबर ले रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी उसको उसकी परसेंटेज को डिक्रीज़ किया गया है और यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया लाइक अंडरस्टैंडिंग बेस को, कि आपकी जो जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उस बेस पे अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या किसी भी टॉपिक पे अगर आपको लाइक लेक्चर्स की डिमांड है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उस पर इंशाल्लाह वर्क करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।